हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हॉस्टल वार्डन के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का एमसीक्यू का सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसमें अभी तक हमारे चैनल में इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ बाल मनोविज्ञान का, जिसमें लगभग 5 से 6 वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी, जिसको हम व्यक्तित्व भी हिंदी में कहते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है बीएड का, प्री बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, टीईटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टीचर रिक्रूटमेंट वाले में पूछा जाता है, सेट वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान की तैयारी किए हैं तो इसको एज अ टेस्ट दीजिए और चेक करिएगा कि 50 में से आपके कितने सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इसके बारे में हम पढ़ने वाले, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले। इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी क्लास भी आपके लिए लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी नॉलेज भी हो जाए, और हम उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहली बात जो व्यक्तित्व है वो, या फिर कह लीजिए कि इंग्लिश में इसको हम पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी, और हिंदी में कहते हैं इसी को व्यक्तित्व, ठीक है। हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व और इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। एक्चुअली जो पर्सनालिटी शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, जो कि एक वर्ड होता है पर्सोना, ठीक है। क्या होता है वर्ड? पर्सोना। इस पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी मतलब होता है मुखौटा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि पर्सनालिटी जो होता है, कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यवहारों का, बहुत सारे बिहेवियर्स का या कैरेक्टरिस्टिक का एक संगठन है, ठीक है। व्यक्तित्व से हम केवल ये नहीं कह सकते कि उस किसी भी इंसान का शारीरिक संरचना कैसा है, उसको हम व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। उसका जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक जो विशेष गुण है, उसको भी हम पर्सनालिटी के अंदर ही रखते हैं, उसको हम व्यक्तित्व के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने के लिए सबसे पहले एक फ्रांसीस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिसका नाम था गाल्टन, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ कि गाल्टन ये पहले फ्रांसीसी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता को, या फिर कह लीजिए व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश किए थे। इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए जो अपने अपने तरीके से इस व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की। आप ये परिभाषाओं को एक एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कई बार से बना लिया जाता है। देखिए, सीजी व्यापम टीईटी 2012 में एक बार पूछा गया था स्किनर कि स्किनर का जो परिभाषा था व्यक्तित्व के, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही किसी से भी पूछा जा सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, और विशेषताओं से भी बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा कि व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है। ऑप्शंस में ये सब दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता है। और ये ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप खुद से भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम थोड़ा सा व्यक्तित्व या फिर कह लीजिए कि पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा और हम ये जान लें कि जो हमारा पर्सनालिटी होता है, ठीक है, कह लीजिए कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है या फिर कह लीजिए जो पर्सनालिटी होता है, इसको कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो जैसे आप सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं कि जो आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता या फिर जेनेटिक्स कह लीजिए, ये जो है हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। इसके बाद विद्यालय, कि आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
या फिर कह लीजिए कि रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के अंदर उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। कई सारे तो ऐसे स्कूल्स कॉलेज होते हैं जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक सेपरेट क्लास भी लिया जाता है, ठीक है, हमारे कॉलेज में भी लिया जाता था। इसके बाद जिस परिवार से वो आता है ये भी मैटर करता है कि वो किस परिवार से आता है, उस परिवार के अकॉर्डिंग ही उसके पर्सनालिटी में भी विकास होता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ सामाजिक वातावरण भी जो होता है, ठीक है, सामाजिक वातावरण होता है, ये भी असर करता है किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए था। इसके बाद व्यक्तित्व के कई सारे प्रकार भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं यहीं पे रफली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको अपने एक रफ आइडिया के रूप में लिखते चलिएगा। व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या होता है व्यक्तित्व के प्रकार के लिए, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। व्यक्तित्व का प्रकार के लिए जो हमारा भारतीय दर्शन है, ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, हमारा जो भारत की जो मनोवैज्ञानिक लोग थे वो क्या, उनका क्या सोचना था। तो भारतीय दृष्टिकोण अगर देखा जाए व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में, तो जो भगवत गीता है उसके अनुसार क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। भगवत गीता के अनुसार जो भारतीय दृष्टिकोण के रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है जिसको हम कहते हैं सतोगुणी, ठीक है, सतोगुणी। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं तमोगुणी, तमोगुणी, और एक होता है रजोगुणी, ठीक है। तो गीता के अनुसार हमारा जो है 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। इसके बाद इसी में भारतीय दृष्टिकोण में एक होता है चरक संहिता, ठीक है, आप सुना होंगे चरक संहिता। तो चरक संहिता के अनुसार भी पर्सनालिटी के प्रकार हो सकते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। ये भी 3 प्रकार का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक होता है जिसको हम कहते हैं वात, ठीक है, पहला है वात। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पित्त, वात पित्त, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं कफ। तो ये 3 तरह के होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ये जो चरक संहिता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। इसके बाद शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग भी हमारे जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, जैसे क्रेमचर के अनुसार 4 प्रकार का होता है, एथलेटिक, एस्थेटिक, पाइकनिक या फिर डाइप्लास्टिक, ऐसे होते हैं। शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार का होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टोमॉर्फिक, लंबाकृति, मेजोमॉर्फिक, आयताकृति, एंडोमॉर्फिक, गोलाकृति, ऐसे ऐसे करके तरह तरह के और भी होते हैं। इसके बाद जो समाज शास्त्री होते हैं उनके अनुसार, ठीक है, वो भी मतलब कई तरह के से इसको जो है डिवाइड किया गया है व्यक्तिगत के मतलब व्यक्तित्व के प्रकार को, ठीक है। इसके बाद कुछ व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तित्व के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैं उसको एक बार बता रहा हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा व्यक्तित्व के सिद्धांत, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत। इसमें कई सारे सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, आप नोट करके लिखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद करके रखिएगा, इसके प्रतिपादन करता जो है सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। कौन है? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो फ्रायड हैं इनके जो अनुसार, जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने क्या किया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है उसके 3 अंग बताए थे, ठीक है। व्यक्तित्व के कितने? 3 अंग बताया था। एक को कहते हैं इदम, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस नाम बता दे रहा हूँ, इदम होता है। दूसरा था जिसको कहते हैं अहम, इदम, अहम, और तीसरा जो है व्यक्तित्व का अंग, ठीक है, अंग की मैं बात कर रहा हूँ, परम अहम कहते हैं, परम अहम, ठीक है। 3 तरह का अंग बताए थे। तो इतना ही इसमें याद रखिएगा, ज़्यादा मैं डीप तो बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का भी यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत होता है ना, जिसको कहते हैं मानवतावादी, ठीक है, दूसरा जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन थे, तो अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, ठीक है, ये जो थे मानवतावादी व्यक्तित्व के सिद्धांत के प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसके बाद तीसरा एक और याद रखिएगा, इसके बाद हम MCQ की शुरुआत करेंगे, शील गुण उपागम सिद्धांत,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शील गुण उपागम सिद्धांत, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑलपोर्ट ने किया था, ठीक है, ऑलपोर्ट, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो आप एटलीस्ट इतना को पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आप इस टेस्ट को भी देने के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? आपने कई बार से देखा होगा कि जो पुत्री होती है, जो बेटियां होती हैं, वो पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि माता के साथ नहीं रखते, लेकिन उनका जो है प्यार पिता के प्रति बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसको क्या कहा जाता है? किस प्रकार की मानसिक ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण ऐसा होता है? इपीडस, इलेक्ट्रो, दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो इसका जो सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा एक ऐसी मानसिक ग्रंथि है जिसके कारण जो पुत्रियां होती हैं अपने पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं। वहीं अगर ऐसा भी आप कई बार देखने को मिलता है कि जो पुत्र होते हैं, ठीक है, जो पुत्र होते हैं वो माताओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है, माताओं से उनका लगाव अधिक होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है ओडिपस कहा जाता है, OEDIPUS, ओडिपस, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, दोनों टर्म को याद रखिएगा, इलेक्ट्रा और ओडिपस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि क्या चाहिए? सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, या फिर सीखने के विविध अनुभव का उपलब्ध कराएं। ऐसे प्रश्नों को आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को क्या चाहिए कि सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। अलग अलग तरह के जो व्यक्तित्व वाले जो छात्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मतलब सीखने की, लर्निंग कराने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, राइट। चलिए तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन पर कि छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, ठीक है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, पालकों को लाने के लिए भेजना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए, या फिर उन्हें कड़ी चेतावनी देना चाहिए, ठीक है। बताइए इसके लिए क्या आंसर आप लेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को दंडित कर दें, ये भी सही नहीं है, ठीक है। घर से उनके जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको बुला ले, ये भी ठीक नहीं है। उन्हें कड़ी चेतावनी दे दें, वार्निंग दे, भी ठीक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप वाकई में एक सही अच्छे टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? उनको व्यक्तिगत तौर पर समझाएं। कई सारे टीचर ऐसे भी होते हैं कि जो क्लास में ही सारे बच्चों के सामने ही डांट देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो व्यक्तित्व होता है या फिर जो मेंटेलिटी होता है वो अफेक्ट होता है और उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली उनको परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि अभिबुद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक पहलू से, शारीरिक, चारित्रिक, या फिर भावात्मक, किससे है? इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शारीरिक। जो अभिबुद्धि का जो संबंध होता है बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो शारीरिक पहलू से होता है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको TAT कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि TAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये याद रखिएगा। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए जो विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है वो क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक होता है, या वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपण तकनीक है, या फिर प्रयोगात्मक तकनीक है? किस प्रकार की एक तकनीक है? तो यह एक तरह का प्रक्षेपण तकनीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए जो TAT मेथड है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो है एक ऐसा उपकरण होता है
कह लीजिए, जिसका ये भी याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताने जाने वाला हूँ, याद रखिएगा। ये जो TAT उपकरण है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी मरे। इनके द्वारा ही इस TAT का विकास किया गया था, उपकरण का निर्माण किया गया था। छठवां प्रश्न है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? व्यक्तित्व अनूठा और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। या फिर चौथा विकल्प, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित रहता है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर जो है यहाँ पे टिक ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित होता है, ये जो है हमारा गलत कथन है। बाकी जो ऊपर में जो ABC तीनों विकल्प है वो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है या फिर है अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी अवस्था होती है? आंसर याद रखिएगा, अधिगम एवं वृद्धि, ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ, ये दोनों जो होता है व्यक्तिगत विकास की अवस्थाएं होती है। 8वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत जो है एक स्थायी समायोजन होता है, किसके साथ? तो पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि पर्यावरण, जिस तरह के पर्यावरण में रहेगा, वातावरण में रहेगा, व्यक्तित्व जो है उसमें समायोजन होगा ही, व्यक्तित्व पे प्रभाव डालेगा ही। जीवन के साथ कि किस तरह का जीवन जी रहा है, प्रकृति के साथ, ये सभी जो है कहीं ना कहीं एक समायोजन का कार्य करते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर है कि मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नताएं निर्धारित होती हैं, किसके माध्यम से होती हैं? पर्यावरणीय भिन्नताओं से, आनुवंशिक भिन्नताओं से, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतः संबंध से। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं, पर्सनालिटी डिफरेंसेस होती हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? तो पर्यावरण और साथ ही साथ आनुवंशिकता के बीच अंतः संबंध के कारण ये भिन्नताएं जो हैं निर्धारित होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन कौन सा जो ये कथन है वो सही है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर जो मतलब पहला कथन जो है ये भी सही है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं इनके गुण के संबंध में क्या सही है, तो इनके अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो अंकन होता है, मार्किंग जो होता है, आसानी से सरल भावना से किया जा सकता है। इसके बाद जो परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब ऑप्शन, और तीसरा विकल्प जो है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, मतलब 1 2 3 तीनों से ही ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर उपरोक्त सही। इसका आंसर तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा सोच समझ के आप खुद भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 12वां नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए या फिर विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, इसलिए आवश्यक होता है। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखिए, तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है कि एक शिक्षक जो है वो क्या चाहिए उसको कि विद्यार्थियों के अगर व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, क्योंकि अलग अलग जो विद्यार्थी होते हैं उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनकी
अलग अलग डिमांडेड होते हैं, मतलब अलग अलग उनकी आवश्यकता होती है। अब उन आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बनाया जा सके, उनके जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सके, इसीलिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के जितने भी मतलब पर्सनालिटी होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये सब अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न है कि एक बच्चा रचनात्मक तौर पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है, यह एक किसका उदाहरण है? मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर या फिर इंटर व्यक्तिगत अंतर, किस तरह का व्यक्तित्व उसके अंदर है बताना है। ये किस प्रकार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो वो जो है इंट्रा व्यक्तिगत अंतर होता है, ठीक है, इंट्रा पर्सनालिटी डिफरेंसेस, ठीक है, इंट्रा पर्सनल कह लीजिए, ठीक है, इंट्रा पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक है, इंट्रा पर्सनल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है। इंट्रा व्यक्तिगत या फिर कह लीजिए इंट्रा पर्सनल क्या होता है, तो जब बच्चे जो है ना दूसरों के व्यवहार में जब अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम उसको इंट्रा पर्सनल डिफरेंसेस या फिर इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार में जब अंतर ढूंढने लगते हैं तो उसको हम इंटर व्यक्तिगत कहते हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है कि कथन है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य लोग काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं, कुछ लोग कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग पर, बुद्धि और जातीय अंतर, व्यक्तिगत असमानता या फिर व्यक्तिगत उन्नति, किसके ऊपर यह आधारित है? तो ये जो है व्यक्तिगत असमानता के सिद्धांत पर स्थापित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होते हैं। जब कभी भी आप लंबाई, चौड़ाई, गोरे, काले, पुष्ट, कमजोर, ऐसे में हम जब डिफरेंसेस करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये व्यक्तिगत डिफरेंसेस के अंदर आता है, व्यक्तिगत असमानता के अंतर्गत आता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ठीक है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। जितने भी बच्चे होते हैं सब अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, ये कथन किसका है? निरंतरता का सिद्धांत को संदर्भित करता है या फिर एक समान प्रतिरूप, एकीकरण या फिर व्यक्तिक विभिन्नता को? इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे क्योंकि सभी बच्चे यूनिक हैं, मतलब ये व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है, पर्सनल डिफरेंसेस को, ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है इस सिद्धांत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, ठीक है, कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को सबसे पहले किसने समझने की कोशिश किया था? गाल्टन ने, जेम्स ड्रेवर ने, स्किनर ने या फिर ट्रॉयलर ने? किसने किया था? तो इसका आंसर मैं शुरू में शायद बताया था कि सबसे पहले एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाल्टन। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था वहीं पे बताया था कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाल्टन। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने की कोशिश किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी खाली स्थान पहचान होनी चाहिए। व्यक्तित्व की, अभिरुचि की, योग्यता की या फिर ज्ञान की, किसकी उनको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई व्यवसाय में अगर कोई छात्र छात्रा जाना चाहता है तो उसका पहले तो इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि भाई उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ को करने में वो दिन रात उस काम को कर सकता है बिना थके, उसको हम इंटरेस्ट, अभिरुचि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि किसी भी व्यवसाय को खोलने के लिए अगर मुझे मान लेते हैं कि बिजनेस करना ही या फिर ग्रोसरी का दुकान चलाने में या फिर पान ठेला चलाने में अभिरुचि है तो मैं उस काम को करूँगा, ठीक है। जो हमको काम पसंद ही नहीं है मैं उसको बिजनेस के तौर पे नहीं चुनूंगा, नहीं तो हमेशा नुकसान ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे को आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उसे एकाकी रखना चाहिए, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जानकारी होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए या फिर उसे अनदेखा कर देना चाहिए। इसका आंसर भी आप थोड़ा सा सोच समझ के आसानी से दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा टेम्पर हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, आक्रामक व्यवहार करना लगता है, तो उसके लिए सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा यही होता है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे
उसका व्यवहार के पीछे क्या कारण है, किस कारण से वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे नज़रअंदाज करेंगे, परीक्षा में कम अंक प्रदान करेंगे, उसके पालकों से बात करेंगे या फिर उसके फटकारेंगे? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, ये आपकी सोच की बात है कि आप क्या करना चाहेंगे। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप एक हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं या फिर कोई टीचर बन जाते हैं, ठीक है, तो आप उस बच्चे के साथ क्या करेंगे? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर। 20वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? कठिन परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता या फिर स्वतंत्र चिंतन? क्या होता है सबसे बेस्ट? ठीक है, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ। आज्ञाकारी भी होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, ये सभी गुण हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, वो स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए, सोचने वाला चाहिए, खुद का एक सोच रखने वाला इंसान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय क्या होना चाहिए? छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, शिक्षक के अभिरुचि के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कॉमन सेंस के साथ लगा सकते हैं कि अगर कोई शिक्षक जो है कोई पढ़ाने जा रहा है कोई विषय को, तो ये छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए कि जो बच्चा है वो किस लेवल का उसका मेंटेलिटी है, किस तरह का उसका मानसिक स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसा भी सोच लीजिए 5वीं का बच्चा है, मैं उसको 10th का पढ़ाऊंगा तो ये सही होगा क्या? बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, क्योंकि किस मानसिक स्तर के तौर पर अभी है उसी के अनुसार ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि एक सफल शिक्षक को क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? अगेन यू कैन आंसर इट ऐसे ही इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम आराम से इसका आंसर मार देंगे, क्योंकि एक जो सफल शिक्षक होगा वो सहनशील होगा, टॉलरेट करेगा, अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम शिक्षक जो है वो सारा चीज़ करना चाहिए हमको जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों से हम चाहते हैं कि अनुशासन प्रिय रहे तो हमको भी अनुशासन में होना चाहिए, हमको भी क्षमाशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है कि साधारणतः विश्वास किया जाता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ खाली स्थान होना चाहिए। कठोर और पहुंच विहीन, कठोर और अंतर्मुखी, आदरणीय परंतु मित्रवत और आत्मनिर्भर और पहुंच योग्य? किस तरह का रिलेशन होना चाहिए छात्र और शिक्षक के बीच में? सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो शिक्षक को छात्रों के साथ आदरणीय और मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है? कठोर अनुशासन, भौतिक परिस्थितियां, निर्धनता या फिर शिक्षक का अच्छा व्यवहार? इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का अच्छा व्यवहार। ये बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है? बुद्धिमान बालक में, सृजनशील में, सक्रिय में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किस प्रकार के बालक में पाया जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो जो सृजनशील होता है, ठीक है, जो सृजनशील होता है, नए नए आइडिया का सृजन करता है, वो कौन करेगा? ठीक है, जो स्वतंत्र चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो सृजनशील व्यक्ति होगा, ठीक है, वही खुद एक चिंतन करके कुछ नए आइडियाज़ को ला सकता है। सृजन करना मतलब उत्पन्न करना, कोई नए नए आइडियाज़ को बनाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, सद्भाव एवं सम्मानपूर्ण होना चाहिए या फिर उदासीन होना चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, इससे पहले भी इसको हम देखे ही, सद्भाव और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श छात्र का गुण है? खेल एवं खेलकूद में निपुण होना चाहिए, बहुत अच्छा आचरण और बुद्धिमान नेतृत्व का गुण या फिर उपरोक्त में से सभी? क्या होना चाहिए एक आदर्श छात्र के अंदर?
तो इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छा आचरण वाला होना चाहिए और एक बुद्धिमान नेतृत्व भी उसके अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आपका सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि शून्य पाठ्य चर्चा क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, इसको आप नोट करके रखिएगा कि किस टाइप के चर्चा को हम शून्य पाठ्य चर्चा कहते हैं। पहला विकल्प है पाठ्य चर्चा जिसमें शून्य उद्देश्य है, पाठ्य चर्चा जो छात्र नहीं सीखते, या फिर पाठ्य चर्चा जो शून्य विधियों का उपयोग करती है, या फिर चौथा विकल्प एक ऐसा पाठ्य चर्चा जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को लेंगे कि एक ऐसा पाठ्य चर्चा जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं उनको हम शून्य पाठ्य चर्चा जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या फिर अभिप्रेरणा स्तर। कौन सा जो है एक शिक्षण का स्तर नहीं है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो अभिप्रेरणा स्तर जो है ये शिक्षा का स्तर नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है। बाकी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर ये तीनों जो है शिक्षण का स्तर होता है। ठीक है, चलिए एक्चुअली में जो शिक्षक होते हैं उसके मुख्य यहाँ पे लिख ही लीजिए आप कि जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो शिक्षक होते हैं इनका मुख्य रूप से 3 स्तर होता है, 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक स्मृति स्तर होता है, ठीक है, एक स्मृति स्तर होता है, दूसरा जो होता है बोध स्तर, ठीक है, और तीसरा जो होता है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, तो शिक्षक के 3 लेवल होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, व्यक्तित्व के खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। इसको तो हमने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्चुअली में ए और बी दोनों है। ठीक है, हमने देखा ही था कि जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, उसको अफेक्ट करने वाले जो कारक होते हैं उसमें अनुवांशिकता भी होता है और पर्यावरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है कि अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं? पूर्ति नियम यानी कि क्लोजर का नियम जिसको कहते हैं, समानता का नियम, निकटता का नियम या फिर सामान्य भाग का नियम, किसको कहा जाता है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जो पूर्ति नियम है, जो कि क्लोजर का नियम भी कहलाता है, उसी का यह अवधारणा होता है। ठीक है, ऐसा ही अनुभव करता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है कि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। ठीक है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए आप नौकरी को पेशकश को अस्वीकार कर देंगे। आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आप लेना चाहेंगे? आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप बहुत लंबे समय से अगर बेरोजगार रहेंगे भाई तो हमको नौकरी की आवश्यकता है। एक्चुअली में इसका आंसर जो है एक खुद के कॉमन सेंस के ऊपर है। जो बोर्ड है वो यही जानना चाहता है कि आप जो है कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ऐसा सिचुएशन होने पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेरोजगार हैं और अगर हम टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं मतलब हम जो है कहीं ना कहीं बीएड क्वालिफाई हैं, मतलब बच्चों से कैसा डील करना हम ये भी जानते हैं। ठीक है, मतलब डीएलएड किए हैं क्योंकि किंडरगार्टन की बात किया। ठीक है, तो मतलब डिप्लोमा है एजुकेशन में, हमको पता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। क्योंकि जब भी आप टीचर बनने की ओर अग्रसर होते हैं तो आप डीएलएड करते हैं, उस तरह से जो सिलेबस होते हैं उसको आप कवर अप करके जाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो किंडरगार्टन में जो नौकरी का प्रस्ताव हमको मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि किंडरगार्टन में जो बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, उनको मस्ती कर करके सिखाना है, पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उनके साथ मस्ती करने की कोशिश करेंगे, मस्ती करके उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसको हमको सही आंसर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर का प्रश्न है कि संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की अधिकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, एक से अधिक, एक से कोई नहीं, विशिष्ट समय के लिए
अब बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए कि संचार के संबंध में, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो शिक्षण और सीखने की अधिकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो कैसे प्लेटफॉर्म की बात होती है यहाँ पे, तो इसको हम अतुल्यकालिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अतुल्यकालिक, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए एक उपयुक्त है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, शिक्षक की भागीदारी नहीं होना, नियंत्रित कक्षा का वातावरण या फिर सत्तावादी कक्षा का वातावरण। क्या इसका आंसर आप सही लेंगे? ठीक है, तो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण इसका सही आंसर लेना है। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपयुक्त कैसा वातावरण होना चाहिए? लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, दत्त कार्य या फिर परियोजनाओं। किसको हम मूल्यांकन के लिए एक अच्छा उपकरण नहीं मान सकते, नहीं मानते, बताना है आपको। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण के रूप में नहीं मानते। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए डीएलएड जो है उसमें पूछा गया था, प्री डीएलएड में मानव विकास जो है कैसा है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, एक निश्चित सीमा तक मापने के लिए होता है या फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास होता है, वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर, जो गुरु गोविंदनाथ जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनका ये कथन है कि बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर है। यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में से उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक उद्देश्य को, सांस्कृतिक उद्देश्य को, व्यक्तिगत उद्देश्य को या फिर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लेना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चा की बात कर रहे हैं कि वो एक किताबों से या फिर जितने भी तरह के किताब होते हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक बच्चा। मतलब किसी एक बच्चे के व्यक्तिगत उद्देश्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, खाली स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि जो फ्रोबेल हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा में क्या है? उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय या फिर किंडरगार्टन। तो आप लोगों ने कई बार एग्जाम दिया होगा और इसको आंसर आप अच्छे से लगा सकते हैं कि जो फ्रोबेल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जो योगदान है शिक्षा में क्या है? किंडरगार्टन। ठीक है, KG1 KG2 ये वाला जो होता है ना, प्ले स्कूल वाला सिस्टम, किंडरगार्टन, ये फ्रोबेल के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? उन्हें कठोर अनुशासन में रख के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर या फिर उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ को बताकर। कैसे जो है अनुशासन जो है उनके अंदर पैदा कर सकता है एक शिक्षक? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर ही अनुशासन की भावना को सिखाया जा सकता है। 40 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा खाली स्थान नहीं किया जाना चाहिए। नज़रअंदाज, दंडित, सहकर्मियों से चर्चा या फिर अभिभावकों से चर्चा। इसका आंसर आपको लेना है ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों से चर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से चर्चा किया जाना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर कोई बच्चा जो है बार बार लापरवाही कर रहा है, ठीक है, क्लास के अंदर, तो आपको उनके अभिभावकों से चर्चा जो है जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर का प्रश्न है कि विषय आत्मबोधन परीक्षण है निष्पादन परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। किस तरह का परीक्षण जो है विषय आत्मबोधन होता है? इसका आंसर है, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि
वो ड्रॉप आउट हो जाएं, कक्षा में भाग लें, जवाब ना दें या फिर चुप रहें? क्या इसका आंसर होगा? देखिए, तो जो अनुकूलनीय छात्र होते हैं उनको कक्षा में भाग लेना चाहिए, ऐसी अधिक संभावना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट करके जरूर रखिएगा कि जो यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी भी कहते हैं, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1945, 47, 53 या फिर 56, किस अधिनियम के तहत इसका किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग क्या है? औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन है, शिक्षक संघ का एक मंच है, दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन है या फिर शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल है? क्या है बताना है आपको। इसका आंसर जो है याद रखिएगा, ये एक दूरवर्ती शिक्षा का अंतर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर आप कहीं से इकट्ठा कर सकें तो कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन कौन सा है? NCERT, NCT, SCERT या फिर NCFT, कौन सा है एक स्वायत्त संस्था जिसका 1961 में स्थापना किया गया है, जो कि स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए लाया गया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर A, NCERT, NCERT। अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कुछ छात्र ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाते जिससे ये पता चले कि वे समझ रहे हैं, ऐसे में आप क्या नहीं करेंगे? उन पर और वक्त बर्बाद करेंगे या फिर उन्हें पढ़ाने के लिए और अभिप्रेरित होंगे या फिर अधीर होना तथा तथ्यों को सरलीकृत करेंगे या फिर उन्हें कोसते रहेंगे? आप क्या करेंगे? ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब आप क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग नहीं जान रहे फिर भी ऐसा वो पोर्ट्रेट करेंगे कि भाई वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ जान के भी ऐसा करेंगे जैसे वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो अगर नहीं वे ऐसा पता चलता है कि वो नहीं दिखाते कि वो कुछ सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, मतलब फिर से इसको पढ़िए, कुछ छात्र ऐसे लक्षण नहीं दिखाते जिससे ये पता चले कि वे समझ रहे हैं, तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे बताइए। ठीक है, तो आप क्या नहीं करेंगे आपसे पूछा गया। याद रखिएगा, आंसर देते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो आप उन्हें कोसेंगे तो नहीं, इसको आंसर तो आप आसानी से मार ही सकते थे। ठीक है, तो आप उसको कोसेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है कि एक शिक्षक छात्रों के कुशल मार्गदर्शन कर सकता है क्योंकि छात्र शिक्षक की आज्ञा मानते हैं, छात्रों का वह बॉस होता है, छात्र उससे डरते हैं या फिर वह छात्रों का मनोविज्ञान को समझता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक सफल शिक्षक उसी को माना जाता है जो कि बच्चों के व्यक्तिगत मनोविज्ञान को समझता है, या फिर कह लीजिए कि मनोविज्ञान का जो व्यक्तिगत भेद होता है उसको समझता है। अगर वो समझता है तो आसानी से एक शिक्षक जो है छात्रों को कुशल मार्गदर्शन कर सकता है। ऑप्शन नंबर D इसीलिए राइट आंसर होगा। 48 है कि शिक्षक में आत्मविश्वास की आवश्यकता है जब वह जनसमूह से बातचीत करे, रास्ते पर चल रहा हो, अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो या फिर अपने माता पिता से बातचीत कर रहा हो। कब? ठीक है, शिक्षक को आत्मविश्वास की कब आवश्यकता सबसे अधिक होगी? तो अपनी कक्षा में जब वो अध्यापन करेगा, जब वो पढ़ाएगा, तो उस समय आत्मविश्वास की बहुत ही आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक की बात कर रहा है ना भाई, तो उसको जनसमूह से क्या लेना देना। जब वो क्लास में पढ़ा रहा हो उस समय उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रास्ते पर चलते समय आत्मविश्वास की क्या आवश्यकता है? मेन है शिक्षक का काम पढ़ाना, तो क्लास के अंदर जब भी पढ़ाए तो अध्यापन करते समय उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या है? बच्चों की लंबाई, चौड़ाई, मोटापे का विकास होना, बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता में विकास होना, बच्चों का सर्वांगीण विकास या फिर बच्चों का विकास। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर भी आप अच्छे से ले सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, उनका मानसिक भी विकास होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता में भी विकास होना चाहिए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मतलब सर्वांगीण रूप से विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि शिक्षा मनोविज्ञान किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? शिक्षा, मानव का सीखना, शिक्षण विधियाँ या फिर शिक्षा के दर्शन, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, मनुष्य का सीखना, लर्निंग ऑफ ह्यूमैनिटी, इसी से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, 50 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी आने की चांसेस बिल्कुल बने रहते हैं। तो इस 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इस वीडियो के दौरान, आप सभी उस सब का आंसर भी दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए किसी और वीडियो में। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।